वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम वापस से बात करने वाले हैं DHFL के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा DHFL से रिलेटेड सारे अपडेट और यहाँ पे बताऊंगा अभी तक क्या क्या चल रहा है और क्या क्या आगे होने वाला है, डील कब अप्रूव होगी और किसका फ़ायदा होगा किसका नुकसान होगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में सारी चीज़ें बताऊँगा। और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स, DHFL के इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्लीज़ 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 ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसमें मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आप लोगों को अभी तक नहीं पता होगा और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे। और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। ये एक नॉर्मल टेलीग्राम चैनल नहीं है, ये एक ऐसा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे सारी स्टॉक मार्केट की खबर ऑटोमेटेड बेसिस पे आती है, भले वो कॉन कॉल्स की बातें हो या सरकार की बात हो। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पेटीएम IPO रिव्यू आ गया, फिर यहाँ पे कोई भी बड़ी बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती है, जैसे कॉन कॉल की रिपोर्ट्स आ गई, ठीक है, फिर किसी का फंडामेंटल एनालिसिस आ गया। तो सारी स्टॉक मार्केट की खबरें आपको एक जगह मिल जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये ऑटोमेटेड बेसिस पे होता है और इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम फ्री है। ये बीट द स्ट्रीट सर्च करना है, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पे DHFL के बारे में। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि DHFL पे हम लोग ने ऑलरेडी एक पूरी की पूरी है ना प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। आप उस पर जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो ये प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग ने बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बताई है। DHFL का लाइन बाय लाइन हम लोग अभी तक 15 वीडियोस कवर कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर अपन इसको सॉर्ट कर लेते हैं डेट पब्लिश से तो यहाँ पे अपने को आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ वो भी पहले बता देता हूँ, पहले ही अपडेट दे देता हूँ। तो लास्ट हमने बात करी थी कि कपिल वाधवान का ऑफर का यहाँ पे वापस पिक्चर में आया था कि कपिल वाधवान का जो 90,000 करोड़ का ऑफर है, जहाँ पे अगर आप देखोगे 37,000 करोड़ का इनका ऑफर है, जो पिरामल का जो ऑफर है 37,000 करोड़ का है, और कपिल वाधवान का 91,000 करोड़ का जो ऑफर था वो NCLT ने बोला था लेंडर्स को कि आप इसको कंसिडर करो, ठीक है। अभी क्या हुआ, COC ने यहाँ पे अपील फाइल करी NCLAT को। NCLAT उससे भी बड़ा कोर्ट होता है, ठीक है। और NCLAT ने अभी यहाँ पे क्या बोला है मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। ये अगर आप देखोगे तो NCLAT ने यहाँ पे क्या किया, वो जो NCLT के ऑर्डर पे था वो स्टे लगा दिया है, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कपिल वाधवान का ऑफर एक्सेप्ट होता है तो सभी लोगों को कितना फ़ायदा होगा, ऐसा मैंने बताया था। पर मैंने साथ में एक और चीज़ बोली थी कि कपिल वाधवान के पास कोई भी पैसा नहीं है। कपिल वाधवान की अगर आप असेट्स देखोगे तो सारी की सारी जो असेट्स है कपिल वाधवान की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टी सीज है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ED ने सारी प्रॉपर्टी सीज कर रखी है। और ये बहुत ही मेन कंटेंशन था 63 मून्स का। 63 मून्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके DHFL के NCD के सबसे बड़े शेयर होल्डर है, मतलब सबसे बड़े डिबेंचर होल्डर है। और उन्होंने बोला था कि कपिल वाधवान को ऑफर नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि कपिल वाधवान के पास यहाँ पे पैसे नहीं है। और उन्होंने जो यहाँ पे प्लान दिया था अगर आप देखोगे तो वो बेसिकली उसमें है ना एक्सटेंडेड टाइम था। अभी केवल 9-10 हज़ार करोड़ देते और बाकी सारा पैसा लेट चुका थे। अभी कुल मिला के कपिल वाधवान का प्लान वापस पिक्चर से चला गया। अब पिरामल का प्लान आ गया। पिरामल के प्लान में क्या क्या चीज़ें थी मैंने ऑलरेडी बार बार बताई है, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ और आगे क्या होने वाला है वो भी बता देता हूँ। अगर आप देखोगे तो पिरामल ने यहाँ पे बोला है कि DHFL को डीलिस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत से लोगों ने हमको बोला कि है ना आप है ना झूठी अफवाह वगैरह फैला रहे हो और ये सारी चीज़ें। देखो मैं उनको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अभी तक इस पूरे DHFL के उस पर किसी ने भी कोई भी ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोला। इवन RBI ने भी कुछ यहाँ पे बात नहीं करी है। केवल इतना सा ऑफिशियल डिस्क्लोजर है कि है ना इसको खरीदा जाएगा, पिरामल इसको खरीदेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं है। बट यहाँ पे जो बाकी न्यूज़ रिपोर्ट से आ रही है ना वो सब मैं बता रहा हूँ। देखो पिरामल यहाँ पे बोल रहा है DHFL को जीरो कर देगा, वाइपिंग आउट शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे जो प्लान ऐसा है कि 100% स्टेक यहाँ पे है ना उसको दे दिया जाएगा पिरामल को, और अभी के जो 100% शेयर होल्डर है उनको यहाँ पे 0 शेयर दिए जाएंगे। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों वो क्यों। देखो बहुत सिंपल सी बात है, पिरामल 90,000 करोड़ के लोन्स के अगेंस्ट में केवल यहाँ पे 37,000 करोड़ रुपए चुका रहा है, लगभग 30% पैसे से थोड़ा ज़्यादा चुका रहा है। अगर वो बैंक लोन या फिर लेंडर्स का या फिर FD NCD होल्डर्स का पैसा नहीं चुका पा रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो कुछ चुकाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट कह रही है, हम लोग नहीं कह रहे और हम मानते हैं कि न्यूज़ रिपोर्ट एकदम सही है, ठीक है। तो
अभी यहाँ पे क्या होगा कि 100% यहाँ पे अगर स्टेक पिरामल को मिलता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेबी नॉर्म्स के हिसाब से इसको डीलिस्ट करना भी यहाँ पे राइट है, ठीक है। सेबी नॉर्म्स के हिसाब से 90% की होल्डिंग चाहिए प्रमोटर की, जब जाके उसको डीलिस्ट कर दिया जाता है। तो ये एकदम जो प्लान है ना वो ऐसा कुछ है कि इसको पहले DHFL को यहाँ पे पिरामल जो कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस है उसके अंदर मर्ज किया जाएगा, और यहाँ पे फिर उसके बाद पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी एक अनलिस्टेड कंपनी है तो इसको इस तरीके से डीलिस्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, डीलिस्टिंग वगैरह पे और ज़्यादा जानना इक्विटी शेयर होल्डर्स पे तो 2 वीडियो में बताऊंगा, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके का प्लान है। तो अब इस प्लान का क्या फर्क पड़ रहा है एज अ शेयर होल्डर आप पे, तो मान लो किसी के पास 100 शेयर है DHFL के, जिसका कुछ भी भाव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके 100 शेयर अभी अगर ये NCLT इसका प्लान अप्रूव कर देती है पिरामल का प्लान, तो उसके जो 100 शेयर है रिकॉर्ड डेट के बाद 0 हो जाएंगे। अगर आपको जानना है ऐसे कहाँ हुआ है तो मैं आपको बता दूं, ऑर्चिड फार्मा में ऐसा हुआ है, रुचि सोया में ऐसा हुआ है, और आलोक इंडस्ट्री में भी हुआ है। अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे ना तो इसको शेयर होल्डिंग एक्सटिंग्विशमेंट और कैप वो कहते हैं। ऑर्चिड फार्मा के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि कैसे पुराने शेयर होल्डर्स की यहाँ पे जो नेटवर्थ है या असेट की वर्थ है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है, ठीक है ना। तो ये ऐसे काम करता है, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर आपको किसी को 100% स्टेक देना है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के 100% स्टेक को 0 करना पड़ेगा, और या फिर अगर आप उसको 99 या 95% स्टेक भी देते हो तो भी आपके जो एग्जिस्टिंग 100% शेयर होल्डर है उनको 5% में लाना पड़ेगा, और इसके कारण आपके जो 100 शेयर होते हैं वो 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे ना तो रुचि सोया में बात करो या आलोक इंडस्ट्रीज में बात करो या ऑर्चिड फार्मा में बात करो, जो प्रमोटर्स है, नए लेंडर्स हैं, उनका जो स्टेक है वो 90% से भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, और ऐसा कैसा सेम जेट एयरवेज में भी होगा। इन 2 काउंटर से दूर रहने के लिए मैं हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलूंगा कि आप इससे दूर रहो। और मैं अगर यहाँ पे होता ना, मेरे पास 100 200 300 रुपए किसी भी बाप का DHFL होता, मैं उसको हाथ की हाथ बेच देता। अभी यहाँ पे एक और बात है कि NCLT को यहाँ पे क्यों लगा कि DHFL का ऑफर जो वाधवान का है वो कंसिडर करना चाहिए। कुछ यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कहती है कि जो वाधवान ने जो ऑफर दिया था ना, उसका रिप्लाई DHFL के एडमिनिस्ट्रेटर के लॉयर ने डायरेक्ट लिख दिया था, बिना यहाँ पे CSC से कंसीडर किए। मतलब COC ने उनके जो ऑफर को यहाँ पे कभी भी सीरियसली लिया ही नहीं, ठीक है। बट उसके पीछे एक और रीजन है COC ने क्यों नहीं लिया। COC ने यहाँ पे बहुत बार DHFL के अगर आप देखोगे ना तो उनके जो वाधवान है उनको बहुत बार ऑफर दिया था कि आप अपना ऑफर भेजो, ऑफर भेजो, ऑफर भेजो, बट कभी भी वाधवान ने ना ऑफर नहीं भेजा था, ठीक है। ये ऐसी कहानियां है, कहानियाँ तो क्या है, मतलब एकदम सही बात है, ठीक है। तो इनके कभी भी ऑफर को यहाँ पे है ना वो मतलब वाधवान ने उनको कभी भी है ना सेटलमेंट ऑफर नहीं भेजा था, और फिर बाद में उन्होंने ऑफर भेजा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि ऐसे जो पहले भी ऑफर आए हैं, अगर आप देखोगे SR स्टील के ऐसे केस में आए हैं, और भूषण पावर जो अभी जो है भूषण पावर एंड स्टील जो JSW ने एक्वायर किया उसमें भी ऐसा हुआ है, और JP के केस में भी ऐसा हुआ है। तो सभी पुराने प्रमोटर्स यहाँ पे एक बार ऑफर देते हैं कि हम लोग ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे वापस, बट यहाँ पे IBC जो एक इनका लॉ है वो यहाँ पे अलाउ नहीं करता है किसी भी पुराने बैंकरप्ट प्रमोटर को वापस उस कंपनी में यहाँ पे प्रमोटर बनने के लिए, ठीक है। उनको एक टाइम दिया जाता है कि आप उस टाइम में अगर आप कोई ऑफर दे चाहते हो सेटलमेंट का तो आप हम लोग बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और तीसरा रीजन है कि उनके पास पैसे ही नहीं होते तो वो कैसे चुकाएंगे, क्योंकि जो अब पहले नहीं चुकाया तो अब कैसे चुकाएगा, ठीक है। और अब तो वो ओनर भी नहीं है तो उनके पास बिजनेस नहीं है, स्टेक नहीं है, उनकी नेटवर्थ ही बहुत मतलब कम है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे आपको और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अच्छा, अभी केस का स्टेटस क्या और आगे क्या होने वाला है। देखो, अभी जो केस है ना सब लोगों ने अप्रूव कर दिया है, भले RBI की बात करूँ मैं, या फिर आप COC की बात करो, या फिर अपना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करो, इन तीनों ने अप्रूव कर दिया है। पिरामल ने सारा का सारा पैसा उठा लिया है, जो भी अगर आप देखोगे ना 37,000 करोड़ के लिए जितना पैसा उसको चाहिए ना, उसने बैंक लोन वगैरह लेके वो बैठा है, वो एकदम रेडी है। अब केवल एक ही हिंदुस्तान में एक ही चीज़ का यहाँ पे अप्रूवल बाकी है, NCLT का अप्रूवल बाकी है। और NCLT का अप्रूवल अब जब भी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या होने वाला है, NCLT के अप्रूवल के बाद अगर स्मूथ अप्रूवल आता है तो एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सभी जो अगर आप देखोगे पिरामल कैपिटल जो है उसको यहाँ पे शेयर होल्डर बना दिया जाएगा। बट यहाँ पे कुछ अड़चने हैं, अगर आप देखोगे बॉम्बे हाई कोर्ट और यहाँ पे बाकी थोड़ी बहुत जगह पे यहाँ पे DHFL के इक्विटी शेयर होल्डर्स और NCD शेयर होल्डर्स ने केस कर रखा है। और वो यहाँ पे केस किस बात का है कि जो NCD होल्डर्स है उनको केवल 30% पैसा ही मिल रहा है। और यहाँ पे एक और बात है कि जो DHFL में जो लोन्स है, जो प्रमोटर ने लोन्स दिए फ्रॉड लोन्स, वो यहाँ पे उनको फ्रॉड लोन डिक्लेयर किया गया है। और ऐसे केस में क्या होता है कि ये फ्रॉड लोन्स का यहाँ पे जो रिजोल्यूशन होता है वो एक अलग तरीके से किया जाता है, और कभी भी ऐसे फ्रॉड लोन से पैसा रिकवर होता है
तो नॉर्मली सारे केस में क्या होता है, ये पैसा सीओसी या फिर लेंडर्स या फिर अगर आप बोलो एनसीडी एफडी होल्डर्स में बटता है, बट इस केस के अंदर डीएचएफएल के केस के अंदर ये पैसा पिरामल को जाएगा। मतलब एज अ शेयर होल्डर, एज अ एफडी, एज एनसीडी होल्डर आपको नुकसान है। अगर कल को ऐसे फ्रॉड लोन्स अगर आप देखते हो ना, बहुत बार न्यूज़ में आता है डीएचएफएल के इतने करोड़ लोन को फ्रॉड डिक्लेयर किया गया, नया फ्रॉड निकला, डीएचएफएल में वापस फ्रॉड हो रहा है। तो वो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। फ्रॉड लोन्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कुछ पुराने वीडियो में, आप आराम से देखिएगा। डीएचएफएल फंडामेंटल एनालिसिस में हमने सारी चीज़ें बताई है। ओवरऑल डीएचएफएल की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उसकी फिनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो उसकी नेटवर्थ वगैरह भी बिल्कुल नेगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे एनसीएलटी अप्रूव करेगा, उसके बाद हो सकता है थोड़े बहुत ये केस है ना सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। अगर आप देखोगे बड़े बड़े जो जितने भी आईबीसी के केस हुए हैं, भले एसआर स्टील का नाम लो, भूषण पावर एंड स्टील का नाम लो, ये सारे केस सुप्रीम कोर्ट में जाके ही खत्म हुए। तो ऐसा नहीं है कि एनसीएलटी के बाद ही सब कुछ हो जाएगा। एनसीएलटी के बाद वापस कोई ना कोई आएगा और यहाँ पे अपील फाइल करेगा, तो बहुत सारी अड़चने आएंगी। बट अपने को क्या करना है, इस काउंटर से थोड़ा 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 क्या बिल्कुल ही दूर रहना है। और मैं अभी आपको कुछ वीडियोस बता देता हूं जो आपके काम के बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने डीएचएफएल में बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करी है और बहुत ज़्यादा मेहनत से हम लोग ने सारी चीज़ें बताई है। और हम लोग बस यही चाहते हैं किसी भी आदमी का पैसा नहीं डूबना चाहिए। ऑलरेडी डीएचएफएल में बहुत ज़्यादा पैसा डूब गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पिरामल की गलती है, पिरामल की गलती है, पिरामल को इक्विटी शेयर होल्डर्स, एनसीडी एफडी होल्डर्स के बारे में सोचना चाहिए। भैया गलती कपिल वाधवान की है, पुराने वाधवान जो प्रमोटर्स हैं उनकी है, उन्होंने घपला किया है। इसलिए आज कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बहुत ही खराब है। अगर मैं चलो दिखाई देता हूँ बैलेंस शीट, अगर आपको देखनी है ना, तो डीएचएफएल की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही खतरनाक है। ये अगर आप देखोगे, ये उनकी बैलेंस शीट है। ये अगर आप देखोगे उनकी बोरोइंग्स यहाँ पे 90,000 करोड़ की है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे उनकी नेटवर्थ अगर आप देखोगे 7,000 करोड़ की है, नेटवर्थ नेगेटिव 7,000 करोड़ की। तो यहाँ पे कंपनी में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। असेट्स के सामने अगर आप बोरोइंग्स देखते हो तो नेटवर्थ ही नेगेटिव है, मतलब कंपनी की डेब्ट ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो गंदगी फैलाई है वो यहाँ पे वाधवान ने फैलाई है, जो घपले हैं उनके हैं, पिरामल की कोई गलती नहीं है। अच्छा, अब मैं फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बता दूं। अगर पूरे डीएचएफएल को समझना है ना, ये वाला वीडियो देख लेना, डीएचएफएल फंडामेंटल एनालिसिस। ये पूरे है ना, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये पूरी सीरीज का लिंक आप जैसे ही खोलोगे तो आपको मिल जाएगा। डीएचएफएल फंडामेंटल एनालिसिस देख लेना एक तो, और इक्विटी एनसीएलटी अगर आप देखोगे ना, और फ्रॉड लोन समझना है, डीएचएफएल फ्रॉड वगैरह, तो ये वाला समझ लेना, ये वाला वीडियो देखना। एनसीडी और यहाँ पे अच्छा, सबसे पहले अगर आपको वो समझना है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ होने वाला है, तो वो वाले वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये दो वीडियो हैं, देखो ये वाला जो एक वीडियो है और एक ये वाला वीडियो है। ये दो जो वीडियो है, सॉरी ये वाला नहीं, एक ये एक, हाँ, डीएचएफएल डीलिस्टिंग वाला जो वीडियो है, ठीक है, ये वाला वीडियो देखना और इसके बाद वाला ये देखना, ठीक है ना। तो ये दो तीन जो वीडियो है ना डीएचएफएल डीलिस्टिंग पे, ये मैंने बनाया है और एक ये वाला बनाया है, ये है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले, ये दो वीडियो ज़रूर देख लेना। अच्छा, बैंक्स, अगर कोई ऐसा आदमी है जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से बैंकों को फ़ायदा होगा, तो वो ये वाला वीडियो देखिए। एफडी होल्डर्स का क्या होने वाला है वो ये देखिए, ठीक है। एनसीडी होल्डर्स वाला भी यही देखिएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और पूरा पिरामल, और यहाँ पे जो ऑफर वगैरह समझना है कपिल वाधवान का, तो ये है पिरामल ग्रुप का ऑफर, यहाँ पे ये दे रखा है। बाकी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। अच्छा, जो भी भाव है मेरे को तो है ना, देखो डीएचएफएल का सही बताऊँ ना, मेरे को भाव भी नहीं पता है, पर मेरी हर बार से यही रह रही है कि इसको कोई भी भाव आए, किसी भी भाव पे है ना आप निकाल दो। और मैं जनरली बोला 17-18 रुपये का जो भाव आता है ना, उसमें एक बार निकल जाना चाहिए। इसमें अगर आप देखोगे 1-6 महीने में कुछ भी नहीं हुआ, और कोई भी अगर ये सोच रहा नहीं मल्टी बैगर बनेगा, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है, आप प्लीज़ ऐसा मत करना। आपको अगर लग रहा है कोई मल्टी बैगर ढूंढना है, यस बैंक में पैसा लगा दो, ठीक है, पर यहाँ पे डीएचएफएल से दूर हो जाओ। और ये मैं केवल मीडिया रिपोर्ट्स पे बोल रहा हूँ, कल को अगर कुछ है ना, मतलब ये एकदम है ना कुछ कंसेस रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी ने कंसेस डिस्क्लोजर भी नहीं दिया और आज तक कोई देगा भी नहीं, ठीक है। ये ऐसे ही होता है। ऑर्चिड फार्मा, रुचि सोया या आलोक इंडस्ट्रीज में जो पुराने शेयर होल्डर्स के शेयर जीरो करने से पहले कोई भी ऑफिशियल डिस्क्लोजर नहीं है। ऑर्चिड फार्मा का आप वीडियो देख लेना, मैं वापस आई बटन में दे दूंगा, आप अगर वो देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे। वहाँ पे 2.5 लाख रुपए के शेयर 2,000 रुपए पे रह गए एक आदमी के, ठीक है ना। आप कमेंट में भी पढ़ लेना, बहुत सारे लोग हैं ऑर्चिड फार्मा के जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ क्या क्या हुआ है, उसमें बहुत डिटेल में बताया, और उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं आता है ना, सीधा एक दिन अनाउंसमेंट आता है। अगर आपको पता हो ना, लक्ष्मी विलास बैंक के केस में हुआ था, उसमें भी क्या हुआ था, एक दिन आरबीआई ने बोल दिया और कि हमको कंपनी खत्म करनी, और कंपनी खत्म कर दी। लक्ष्मी विलास बैंक के सारे शेयर होल्डर्स जीरो हो गए थे, जीरो, ठीक है ना। उनकी 500 करोड़ का मार्केट कैप था, तो 500 करोड़ एक दिन में साफ हो गई।
तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। जिस दिन भी एनसीएलटी यहाँ पे फाइनल ऑर्डर अप्रूव करेगा और यहाँ पे अगर एक दिन ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो ये डीएचएफएल को जीरो कर दिया जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसलिए इससे काउंटर से दूर रहने की ही सलाह रहेगी और जेट एयरवेज से भी दूर रहना, क्योंकि उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैंने इनके बारे में बहुत बार बोला है, जेट एयरवेज हो चाहे डीएचएफएल हो, इन सभी ऐसे वाले काउंटर से अपने को थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको बिल्कुल अगर हमारी राय अच्छी लगी हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आपकी रिस्क तो है ही, आप ऑलरेडी रिस्क ले चुके हैं डीएचएफएल को खरीद के, तो आप आपके हिसाब से कर लीजिएगा। बट मैं नहीं चाहता कि है ना किसी का भी एंड में पैसा डूबे, मेरा बस वही है। तो कुल मिला के अगर आपको लगता है कि यार इसमें पैसा बन जाएगा तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, और किसी को लगता है कि यार नहीं बनेगा, अपने को रिस्क नहीं लेनी है, तो आप बिल्कुल बेच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, किसी ने 1000 शेयर ले रखे हैं और मान लो उसने 50 रुपये के भाव पे भी ले रखे या 200 रुपये के भाव पे ले रखे, उसने 50,000 रुपये में लिए होंगे और आज उसका भाव 17 रुपये के हिसाब से 17,000 रुपये है, ठीक है। तो अगर कल को आप ये देख लो इसको जीरो कर दिया ना, तो आपके 50,000 के 50,000 डूब जाएंगे। और आज अगर आप 17,000 में बेच देते हो ना, तो आपके कम से कम 23,000 रुपये, मतलब सॉरी जो 33,000 रुपीज़ ही डूबेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कुछ तो रिकवर होगा, बाद में तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें समझो। और मेरे को तो, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी दूसरे इवेंट से बता रहा हूँ। मैं एक अगर आप मेरे डीएचएफएल डीलिस्टिंग और वो वाली इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले वीडियो देखोगे ना, एक मैंने प्रूफ दिया है, एक चीज़ का प्रूफ दिया है, कहाँ कौन कौन से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने बताया। अगर आप देखोगे, मैं फिर से बताता हूँ, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को वीडियो लंबा करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं आप लोग को बस एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि डीएचएफएल डीलिस्टिंग यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये अगर आप देखोगे तो ये डीएचएफएल की डीलिस्ट पे एक वीडियो आया है, उससे पहले भी बहुत सारी बात आई है। डीएचएफएल पे अगर आप देखोगे डीलिस्टिंग वगैरह हो रही है, और यहाँ पे डीएचएफएल में अगर आप देखोगे शेयर होल्डर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डर जीरो अगर आप देखते हो तो ये भी बहुत जगह आपको मिल जाएगा। नो पेनी टू इक्विटी शेयर होल्डर, डीएचएफएल फर्म वैल्यू एट जीरो, प्लान्स टू डीलिस्ट, और ये सारी चीज़ें ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखो, ये एक और है ना, हाउ ऑफन शेयर होल्डर सीन इक्विटी राइट ऑफ्स, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत बार बताया, पर आप लोग बस समझ जाइए, मेरा यही है। अच्छा, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कर देना, हमारा नंबर है। प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे स्टॉक में पैसा लगाओ और यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करो रेदर देन वेल्थ डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। मैं हर बार बोलता हूँ, वेल्थ प्रोटेक्शन, आपका वेल्थ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन वेल्थ क्रिएशन। अगर आपकी यहाँ पे वेल्थ ही नहीं बचेगी तो आप उसको बढ़ाओगे कैसे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, वेल्थ प्रोटेक्शन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ क्रिएशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में डीएचएफएल का वापस अपडेट लेके आऊँगा। पर आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस शेयर को बेच चुके होंगे और एक अच्छे नागरिक, मतलब अच्छे आप इन्फॉर्म्ड शेयर होल्डर के जैसे एक अच्छे बैंक में, अच्छे बड़ी कंपनी में पैसा लगाइए ताकि आपका यहाँ पे पैसा बने। देखिए बड़ी कंपनी में क्या होता है ना, पैसा धीरे बनता है बट कम से कम पैसा बनता है। आज बजाज फिनेंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, किसी भी भाव में ले लो, 6 महीने 12 महीने बाद अगर आप देखते हो ना तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। बट अगर आप आज येस बैंक में पैसा डालते हो, येस बैंक पिछले 6 महीने से 12-13 रुपये के भाव पे चल रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 5-7 रुपये, मतलब सॉरी 5-7 रुपये तो नहीं टूटेगा, बट यहाँ से 10 रुपये के नीचे गलती से चला गया तो वापस है ना पूरे बियरिश जोन में चला जाएगा। इसलिए हर बार मेरी राय रहती है, लार्ज कैप में क्यों आपको पैसा लगाना चाहिए, स्मॉल कैप और मल्टी बैगर स्टॉक से बहुत दूर रहना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं लोअर सर्किट अपर सर्किट के चक्कर में आ जाते हैं और उनकी वेल्थ यहाँ पर डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। आपने बहुत सारे एग्जांपल देख लो, फ्यूचर रिटेल का शेयर देख लो, रुचि सोया का शेयर देख लो, आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर देख लो, ठीक है। कहाँ ये चलते थे, आज से सभी डबल भाव पे चलते थे पर सब कितने नीचे आ गए। और अब इनमें कब पैसा बनेगा किसी को नहीं पता है, बनेगा नहीं बनेगा ये भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती है, आप सभी को पता ही है। बाजार में आप लोग अगर हैं तो आप सभी चीज़ें जानते हैं और किसी का भी भाव देखना है तो आप देख सकते हैं। प्लीज़ किसी को कोई भी डाउट है ना, आप बेझिझक व्हाट्सएप कर देना, मैं बहुत हेल्प करने को तैयार हूँ। अगर आप डीएचएफएल में किसी भी तरीके से फंसे हुए या फिर किसी भी जेट एयरवेज के शेयर होल्डर है तो ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।